आप पिछले कई महीनों से सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा है। एक वक्त में पूरे महाराष्ट्र में एक छत्र राज करने वाले बाल ठाकरे की पार्टी को क्या हो गया है। क्या बाल ठाकरे ने अपनी पार्टी के लिए जो सोचा था उससे वो पार्टी कहीं दूर चली गई है? क्या उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ से खुद उनके पिता की पार्टी छिन गई है? और किसकी शिवसेना ओरिजिनल है और किसकी डुप्लीकेट? ऐसे कई सवालों का जवाब आज हम देने वाले हैं। इसलिए अगर आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अमन जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागरण एक्सप्लेनर। पिछले 18 महीनों से महाराष्ट्र की सियासत काफी गर्म है। असली शिवसेना की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर विधानसभा और सड़क तक हर जगह चल रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये शिवसेना जिसके लिए शिंदे और उद्धव ठाकरे भिड़े हुए हैं, उस पार्टी का इतिहास क्या है। 1960 के दशक में जहां महाराष्ट्र के बड़े कारोबार पर गुजरातियों ने कब्जा जमा रखा था, तो वहीं छोटे कारोबार पर दक्षिण भारतीय और मुस्लिम्स का राज था, जिसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने मराठाओं की आवाज को बुलंद करते हुए 19 जून 1966 को शिवसेना की नींव रखी। बाला साहब ठाकरे ने चुनाव में राज्य के बाहरियों का मुद्दा उठाया और साथ ही नौकरियों में मराठाओं को आरक्षण देने की भी मांग की। बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की लोकप्रियता इस आंदोलन के दौरान काफी बढ़ी और 1968 में उन्होंने शिवसेना को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर कराया। 1971 के चुनावों में पहली बार शिवसेना ने बाल ठाकरे के नेतृत्व में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन इस चुनाव में शिवसेना को जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद 1984 में एक बार शिवसेना ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर भी चुनाव लड़ा था। 1985 में महाराष्ट्र में हुए नगरीय निकाय चुनावों में पहली बार शिवसेना अपने दम पर सत्ता में आई और इसी साल शिवसेना को उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान मिला। 1985 में चुनाव के बाद शिवसेना ने अपनी छवि कट्टर हिंदू राजनीतिक पार्टी के रूप में बनानी शुरू कर दी। 1989 में बाला साहब ठाकरे ने पहली बार बीजेपी से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ा और इसमें 4 उम्मीदवार जीत गए और जीत के बाद पहली बार शिवसेना देश की संसद में पहुंची। इसके बाद से शिवसेना में फूट पड़ने लगी। 1991 में शिवसेना के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई और ये मुसीबत थे खुद बाला साहब ठाकरे के करीबी नेता छगन भुजबल। छगन भुजबल ने शिवसेना के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकते हुए शिवसेना बी नाम की एक पार्टी बनाई, जिसमें शिवसेना के 18 एमएलए चले गए। शिवसेना की स्थापना के बाद ये पहला मौका था जब बाला साहब ठाकरे से किसी ने बगावत की हो। इसके बाद 6 जनवरी 1992 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसके बाद शिवसेना का नाम पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन में शिवसेना खुले रूप से हिंदुओं के साथ आई थी और बाला साहब ठाकरे ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को हिंदुओं की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था। इस आंदोलन के बाद शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर कई चुनाव लड़े और देश की राजनीति में अपनी पैठ मजबूत की। 2012 में बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया था और शिवसेना की कमान उनके पुत्र उद्धव ठाकरे के हाथों में आ गई थी। यहाँ से शिवसेना कमजोर होती गई। साल 2014 में शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में थोड़ी खटास आई। शिवसेना ने 1989 के बाद पहली बार बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब बाला साहब ठाकरे के युग का अंत हो चुका था। हालांकि बाद में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। साल 2019 का विधानसभा चुनाव शिवसेना ने बीजेपी के साथ लड़ा था, लेकिन सीएम पद के लिए दोनों पार्टियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था और गठबंधन टूट गया। शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपनी सरकार बना ली थी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में शिवसेना के नए मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके बाद ठाकरे लगभग 2.5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि इसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। तो ये बात थी इतिहास की। अब वर्तमान की बात। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए किसी भी गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया। जून 2022 में पार्टी में हुए विभाजन के बाद से ही उद्धव ठाकरे सिर्फ अपने पिता स्वर्गीय बाल ठाकरे के नाम पर मराठी भाषियों के सहानुभूति के सहारे आगे बढ़ने की रणनीति बनाते रहे हैं। यदि बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष शिवसेना शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते, तो इसकी पूरी सहानुभूति ठाकरे के पक्ष में जाती। लेकिन नार्वेकर ने ऐसा न करते हुए यह हथियार ठाकरे के हाथों से छीन लिया। विधानसभा स्पीकर के फैसले को अगर आप 5 बिंदुओं में समझें तो यह है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा है कि दोनों गुटों को संशोधन संविधान पर भरोसा है। संविधान से तय होगा कि पार्टी पर किस गुट का हक होगा। राहुल नार्वेकर ने कहा कि दोनों गुटों की ओर से चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर
आम सहमति नहीं बन पाई। साथ ही नेतृत्व को लेकर दोनों गुटों के विचार अलग अलग हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना के 2018 संशोधन संविधान को वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह देश के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक ही मैंने वैध संविधान के रूप में शिवसेना के 1999 के संविधान को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया है। राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के अंदर चुनाव पर कहा कि वर्ष 2018 में पार्टी के भीतर कोई चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2018 का नेतृत्व संरचना संविधान के अनुरूप नहीं थी। राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के 1999 के संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सर्वोच्च माना गया है। जरूर जनता के बीच में हम तो जा ही रहे हैं। जैसे आज भी आदित्य कोल्हापुर में उस तरफ है, मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को कालाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे, जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। लोकशाही की जीत है, ये सच्चाई की जीत है और ये हमारे तमाम शिव सैनिकों की जीत है। ये महाराष्ट्र के जनता की जीत है। जिस तरह लोकशाही में बहुमत को, मेजॉरिटी को महत्व है, मैं पहले से कह रहा था और इसलिए ये मेरिट के ऊपर दिया हुआ निर्णय है, इसलिए ये सच्चाई की जीत हुई है। शिवसेना के दो धड़ों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और आज आलम यह है कि खुद बाल ठाकरे का बेटा ही अपने घर में बेघर हो गया है। जानकार इसके लिए ये भी मानते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर बाल ठाकरे आगे बढ़े थे, उनको उद्धव ठाकरे ने पीछे छोड़ दिया है। अगले कुछ महीने दोनों के लिए ही बड़ा टेस्ट है। देश में लोकसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, लिहाजा अब दारोमदार बेटे उद्धव ठाकरे पर ही है, क्योंकि टेस्ट उन्हीं का है, किसी और का नहीं।